नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का 9वां अध्याय सांख्यिकीय विधियों के उपयोग को शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, अपनी पुस्तक में या इस विषय में अगर हम कहें तो आपने सांख्यिकी के बारे में विस्तृत जानकारियां प्राप्त की हैं। आपने देखा है कि सांख्यिकी एक विषय के रूप में या एक क्षेत्र के रूप में कैसे हमें यह बताता है कि हम संख्याओं के इस्तेमाल से सूचनाओं को प्राप्त करके उसका अर्थशास्त्र में उपयोग कर सकते हैं। हालांकि अभी तक के अध्यायों में हमारा ध्यान सांख्यिकी को समझने, इसकी विधियों को जानने, इसकी गणनाओं को सीखने के ऊपर रहा है। इस अध्याय में अभी तक की सीखी गई विधियों के बारे में आप और बेहतर समझ बना पाएंगे, क्योंकि हम यह देखेंगे कि कैसे उन सभी विधियों का हम अर्थशास्त्र में या अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यह देखेंगे कि अर्थव्यवस्था की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों जैसे उत्पादन, उपभोग, वितरण, बैंकिंग, बीमा, व्यापार आदि में हम आंकड़ों का उपयोग करते हैं। कैसे आंकड़े हमें विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। सांख्यिकी के छात्र होने के नाते आप यह सीख पाएंगे कि केवल आंकड़ों का संकलन करना या उनका प्रस्तुतिकरण करना ही नहीं, बल्कि उनका उपयोग करना भी कितना आवश्यक है और हम किस प्रकार जीवन के आम पहलुओं में या अर्थव्यवस्था के इन विभिन्न गतिविधियों में इन विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अध्याय में हम यह सीखेंगे कि कैसे हम एक परियोजना के माध्यम से एक प्रोजेक्ट को तैयार करके इन विधियों का उपयोग कर सकते हैं। इससे आप यह समझ सकेंगे कि किस प्रकार सांख्यिकीय विधियों को विभिन्न प्रकार के विश्लेषणों में प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा, इस अध्याय में हमारा ध्यान परियोजनाओं को सीखने पर होगा, यानी यदि हमें एक प्रोजेक्ट या परियोजना दी जाए तो हम कैसे उसमें सांख्यिकी यानी आंकड़ों का या संख्याओं का उपयोग करके एक चरणबद्ध तरीके से अंतिम सूचना तक पहुंच सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि यदि आपके सामने कोई प्रोजेक्ट या परियोजना हो तो आप उस पर कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे सांख्यिकी का उसमें इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो किसी भी प्रोजेक्ट या परियोजना को शुरू करने के लिए आपको उसके चरणों के बारे में पता होना चाहिए। किसी भी परियोजना के, चाहे वो आप एक छात्र के रूप में करें या आप जीवन में आगे जाकर सांख्यिकी विद्वान के रूप में करें, उसमें सबसे पहला चरण होता है अपनी परियोजना के अध्ययन क्षेत्र को या समस्या को समझना। आपको यह स्पष्ट करना होगा कि आप जो अध्ययन करने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। जो भी आप अनुसंधान या रिसर्च करने जा रहे हैं वो क्यों करने जा रहे हैं, ताकि आप अपने उद्देश्य के आधार पर आंकड़ों के संग्रह व संसाधन की दिशा में आगे बढ़ सकें। इसके कई उदाहरण लेकर हम समझ सकते हैं कि कैसे उद्देश्य निर्धारित किया जाए या उद्देश्य निर्धारित करना क्यों जरूरी है। आप मोबाइल फोन, जूता पॉलिश करने का सामान, नहाने के साबुन, कपड़ा धोने के पाउडर आदि किसी भी उत्पाद का उत्पादन या बिक्री अपने अध्ययन का विषय बना सकते हैं। आप संभवतः किसी क्षेत्र विशेष के निवासियों की बिजली या पानी की समस्या या उससे जुड़े हुए हल निकालने पर रिसर्च या अनुसंधान करने का सोच सकते हैं। आप परिवारों के बीच उपभोक्ता जागरूकता अर्थात उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता के बारे में भी अध्ययन कर सकते हैं। तो आपको इस प्रकार अपने अध्ययन का एक मुख्य केंद्र बिंदु चुनना पड़ेगा। आपको एक उद्देश्य निर्धारित करना पड़ेगा कि आप किस बारे में सूचनाएं एकत्र करके फिर उसका अध्ययन करेंगे। तो यह आपके परियोजना का पहला चरण होगा। आपको सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित करना होगा। एक बार उद्देश्य निर्धारित हो जाए उसके बाद आपको अपने लक्ष्य समूह यानी टारगेट ग्रुप का भी चयन करना होगा। यानी आपको यह भी देखना होगा कि जिस विषय पर या जिस समस्या पर आप अपने अनुसंधान को करना चाहते हैं उससे जुड़ी जानकारियां आप किस प्रकार के लोगों से लेंगे। यदि आप किसी परियोजना में कार से जुड़ी हुई जानकारियां इकट्ठा करना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य समूह मुख्यतः मध्यम या उच्च आय वर्ग होगा, क्योंकि कार का इस्तेमाल अधिकतर इस वर्ग के लोग ही करते हैं। यदि आप उपभोक्ता उत्पादों जैसे साबुन आदि के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको ग्रामीण या शहरी उपभोक्ताओं को अपना लक्ष्य बनाना होगा। इसी प्रकार यदि आप सुरक्षित पेयजल की उपभोक्ता के अध्ययन हेतु रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको ग्रामीण या शहरी आबादी दोनों को ही अपना लक्ष्य बना सकते हैं आप। इसलिए लक्षित समूह का चुनाव अर्थात उस समूह की पहचान करना जिस पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है, यह किसी भी परियोजना की रिपोर्ट तैयार करने के क्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है।
क्योंकि इसके बाद ही आप जाकर आंकड़ों का संकलन कर पाएंगे, क्योंकि तब आपको पता लग जाएगा कि आपको आंकड़े किन से इकट्ठा करने हैं। तीसरा चरण फिर आंकड़ों के संकलन का आता है। एक बार समूह निर्धारित हो जाने के बाद अब आप आंकड़ों के संकलन की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। किसी भी सर्वेक्षण का उद्देश्य यह तय करने में सहायक होगा कि प्राथमिक आंकड़ों का उपयोग किया जाए या द्वितीयक आंकड़ों का, यानी अपने उद्देश्य व समूह का ध्यान रखते हुए आपको यह देखना होगा कि आप प्राथमिक आंकड़े चाहते हैं या द्वितीयक आंकड़े। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी प्रकार के आंकड़ों का पहली बार संग्रह करना चाहते हैं जो हमें कहीं और से प्राप्त नहीं हो सकता, तो हम उसे प्राथमिक आंकड़ों के रूप में ही इकट्ठा करते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि इस प्रकार के आंकड़े या इस प्रकार के सर्वेक्षण पहले हो चुके हैं और वो आपके उद्देश्य के साथ सही तरह से जाते हैं, तो आप द्वितीयक आंकड़ों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बिल्कुल मौलिक आंकड़े चाहते हैं और खुद जाकर प्रथम बार ये आंकड़े इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आपको प्राथमिक विधि का उपयोग करना होगा। इसके लिए आप प्रश्नावली या साक्षात्कार अनुसूची या इस प्रकार की अन्य विधियों का, जो कि आपने पहले के अध्यायों में सीखा है, उनका उपयोग करके आंकड़े एकत्र कर सकते हैं। उदाहरण के लिए महिला साक्षरता या विशेष प्रकार के ब्रांड या साबुन या किसी ऐसे उत्पाद की खपत के अध्ययन के लिए आप चाहेंगे कि आप प्रत्येक परिवार या घर जाकर वहां से आंकड़े या जानकारी इकट्ठा करें। जबकि यदि आप प्रतिदर्श विधि को चुनते हैं तो प्रतिदर्श विधि की उपयुक्तता को भी आपको जानना पड़ेगा। यानी यदि आप मेरी बातों को पिछले अध्यायों से जोड़कर देखें तो आपने पढ़ा है कि सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि आप आंकड़े प्राथमिक चाहते हैं या द्वितीयक चाहते हैं। यदि आपके पास समय है, आप मौलिक आंकड़े चाहते हैं, तो आप प्राथमिक आंकड़ों की तरफ जाएंगे। यदि आप समय की बचत करना चाहते हैं और आंकड़े आसानी से उपलब्ध हैं, तो आप द्वितीयक आंकड़ों की तरफ जाएंगे। द्वितीयक आंकड़े आपको सरलता से मिल जाएंगे, लेकिन फिर आपको इसमें देखना होगा कि द्वितीयक आंकड़े यानी ऐसे आंकड़े जो पहले ही किसी और एजेंसी ने इकट्ठा करे हैं, क्या वो आपके उद्देश्य के लिए उपयुक्त है? यदि वो है तो आप द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आप प्राथमिक आंकड़ों को चुनते हैं तो फिर आपको आंकड़े संकलित करने हैं। प्राथमिक आंकड़ों को संकलित करने के लिए आप विभिन्न प्रकार की विधियों को देखते हैं। अब इन विधियों में भी आपने 2 प्रकार की विधियां पढ़ी हैं। एक विधि में आप समस्त जनसंख्या के पास जाकर आंकड़े इकट्ठा करते हैं, जबकि दूसरी विधि में आप प्रतिदर्श यानी एक सैंपल चुनकर उससे आंकड़े इकट्ठा करते हैं। ज्यादातर सर्वेक्षण सैंपल या प्रतिदर्श के द्वारा होते हैं। यदि आप प्रतिदर्श विधि का उपयोग करते हैं तो आपको अपने प्रतिदर्श यानी अपने सैंपल की उपयुक्तता भी जांचनी होगी, जो कि आपने पिछले अध्याय में सीखा है कि प्रतिदर्श या सैंपल ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व हो सके। इसलिए सोच समझकर एक सैंपल चुनकर आप उनसे भी प्राथमिक आंकड़े इकट्ठा कर सकते हैं। तो इस चरण में आपको बहुत सोचकर समझकर अपने उद्देश्य, अपने सर्वेक्षण के लक्षित समूह, अपने समय, धन आदि सभी को देखकर यह देखना होता है कि आप किस प्रकार से आंकड़े एकत्र करना या प्राप्त करना चाहते हैं। एक बार आपके पास आंकड़े आ जाएं, तो अगला चरण होता है उन आंकड़ों का संगठन या प्रस्तुतिकरण करना। यह भी आपने सीखा है कि हम आंकड़ों को कई तरह से, कई अलग अलग विधियों से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें सारणियन या आरेखों जैसे दंड आरेख, वृत्त आरेख आदि के द्वारा आंकड़ों के संगठन या प्रस्तुतिकरण की कोशिश की जाती है। तो आंकड़ों को इकट्ठा करने के बाद आप विभिन्न प्रकार के आरेख या सारणियां बनाएंगे ताकि हम उन आंकड़ों से मिलने वाली जानकारी को एक सरल तरीके से प्रस्तुत कर सकें, जैसे कि देखते ही हमें मुख्य जानकारियां वहां से मिल जाएं। आंकड़े प्रस्तुत होने के बाद अगला चरण आता है उनके विश्लेषण या व्याख्या का। विश्लेषण और व्याख्या की भी विभिन्न विधियों को आपने पीछे के अध्यायों में पढ़ा है, जैसे कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में आपने माध्य, माध्यिका आदि विधियों का अध्ययन किया है। फिर आपने मानक विचलन, सहसंबंध, प्रसरणशीलता जैसे कई तरह की विधियों के बारे में भी जाना है। आप अपने आंकड़ों के इस्तेमाल से इन विधियों का प्रयोग करके विभिन्न जानकारियां निकाल सकते हैं। यह आपको आपके सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण में सहायता करेंगे। इन सभी विधियों के बारे में आपने अध्याय 5, 6 और 7 में विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। इन विधियों का उपयोग करके जब आप माध्य, माध्यिका, मानक विचलन जैसी मुख्य जानकारियां एकत्र कर लें, तो आपको अपने सर्वेक्षण की
महत्वपूर्ण जानकारियां या सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। अब इन जानकारियों के आधार पर आप अगले चरण में उपसंहार लिखते हैं। उपसंहार में आप विश्लेषण के बाद परिणामों की व्याख्या करते हैं। यदि संभव हो तो विकास तथा सरकारी नीतियों आदि के विषय में आप संकलित आंकड़ों के आधार पर भावी परिदृश्य के पूर्वानुमान लगाने तथा सुझाव देने का प्रयास भी कर सकते हैं। यानी यह आपके अध्ययन का या सर्वेक्षण का एक प्रकार से आखिरी चरण है, जहां पे आप अभी तक प्राप्त सभी जानकारियों व सूचनाओं का उपयोग करके उसे अपने वातावरण, अपने आर्थिक वातावरण या अर्थव्यवस्था या सरकारी नीतियों आदि से उसको जोड़ेंगे व यदि हो सके तो एक भावी परिदृश्य का पूर्वानुमान भी लगाने की कोशिश करेंगे। यह करके आपका सर्वेक्षण और उसके सभी चरण तो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन सर्वेक्षण के अंत में आपको एक ग्रंथ सूची देनी होती है। इसमें आपको उन सभी द्वितीयक स्रोतों जैसे पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, शोध रिपोर्टों आदि के बारे में विवरण देना होता है जिनका प्रयोग आपने अपनी परियोजना में किया है। तो यदि आप ऐसे किसी भी द्वितीयक स्रोत का उपयोग करते हैं तो आपको उनका विवरण देना है ताकि आप यह बता सकें कि आपके पास वो जानकारियां कहां से आई। तो बच्चों, इस प्रकार आपने देखा कि जैसे आपने इस पुस्तक में शुरू से अभी तक अध्यायों को पढ़ा है, उसी प्रकार आप अपनी परियोजना में भी चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे। लक्ष्य निर्धारित करने से लेके समूह निर्धारित करना, फिर आंकड़ों को संकलित करना, उसकी विधियों को चुनना, फिर आंकड़ों को प्रस्तुत करना, उनका विश्लेषण करना, ये सभी चीजें आप इस विषय में और इस पुस्तक में पहले सीख चुके हैं। अब आइए इन सभी चीजों की पुनरावृत्ति करने के बाद अब हम आगे देखते हैं कि एक उदाहरण के तौर पे यदि हम कुछ परियोजनाओं को लें और ये समझने की कोशिश करें कि यदि हमें वह परियोजना करनी होती तो हम उसको किस प्रकार करते। इसके लिए आपकी पुस्तक में कुछ परियोजनाओं की सूची भी है। आप इनमें से किसी भी परियोजना का चयन कर सकते हैं। इनमें से कुछ उदाहरण मैं आपके सामने अभी रख देता हूं। जैसे यदि आप अपनी पुस्तक में देखेंगे तो आपको इस प्रकार की कुछ परियोजनाएं देखने को मिलेंगी। स्वयं को एक परिवहन मंत्री का सलाहकार मानकर, जिसका उद्देश्य बेहतर व समन्वित परिवहन व्यवस्था बनाना है, एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करें कि परिवहन सुविधाएं आपके क्षेत्र में किस प्रकार हैं। दूसरा, आप एक जिला शिक्षा अधिकारी मान सकते हैं खुद को, और फिर अपने जिले में साक्षरता स्तर का मूल्यांकन करने व बच्चों के विद्यालय में पढ़ाई छोड़ने का कारण जानने के लिए आप एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। स्थानीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आप अपने क्षेत्र के विभिन्न रोजगार योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी का मूल्यांकन कर सकते हैं। आप किसी क्षेत्र विशेष में पोलियो प्रतिरक्षा कार्यक्रम पर एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। आप एक बैंक अधिकारी के रूप में लोगों की आय और व्यय को ध्यान में रखते हुए उनकी बचत संबंधी आदतों के बारे में एक सर्वेक्षण कर सकते हैं। इस प्रकार के अनेकों विषय या उद्देश्य या अपने सर्वेक्षण का विषय आप चुन सकते हैं, चाहे वो पुस्तक की सूची से हो या इससे बाहर से हो। आइए एक उदाहरण लेके अब हम समझते हैं कि हम यदि परियोजना बनाने जाएं तो हमें किस प्रकार आगे बढ़ना होगा। मान लीजिए एक्स एक उद्यमी है जो टूथपेस्ट बनाने के लिए एक कारखाना शुरू करना चाहते हैं। आपसे कहा जाता है कि आप एक्स को राय दें कि उसे किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए। यानी आपको एक्स के उद्योग के लिए, जो कि टूथपेस्ट बनाने का उद्योग होगा, उसके लिए एक सर्वेक्षण करके उसे जानकारी देनी है, सलाह देनी है कि उसे किस प्रकार अपने इस काम को आगे शुरू करना चाहिए। इसके लिए जो आपको सबसे पहला कार्य करना होगा वह यह होगा कि आप लोगों की टूथपेस्ट के प्रति रुचियों, टूथपेस्ट पर उनके मासिक व्यय तथा अन्य प्रासंगिक तथ्यों का अध्ययन करेंगे। इसके लिए आप प्राथमिक समंकों को संग्रहित करने का कार्य कर सकते हैं। समंकों को एक प्रश्न सूची के रूप में तैयार किया जाएगा। जो भी प्रश्न सूची का आप प्रयोग करेंगे वह उन सभी सूचनाओं को जो आप अपने अध्ययन के लिए चाहते हैं प्रदान करने में सक्षम होनी चाहिए। मान लीजिए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं जो आप चाहते हैं वो इस प्रकार है: टूथपेस्ट पर औसत मासिक व्यय, वर्तमान में टूथपेस्टों के प्रचलित ब्रांड्स, इन ब्रांडों के प्रति ग्राहकों की अभिरुचि, टूथपेस्ट के संगठनों के प्रति ग्राहकों की अभिरुचियां, टूथपेस्ट की मांग पर प्रमुख जनसंचार का प्रभाव, आय तथा उपरोक्त कारकों के मध्य संबंध। ऐसे विभिन्न प्रकार की सूचनाएं आप एकत्र करना चाह सकते हैं। इसके लिए आपको एक उपयुक्त प्रश्न सूची तैयार करनी होगी।
यदि आपके पास ऐसी कोई प्रश्न सूची उपलब्ध है जिसका पूर्व में प्रयोग किया जा चुका है, शायद इसी प्रकार के अध्ययन के लिए, तो आप उस प्रश्न सूची का भी उपयोग कर सकते हैं। थोड़ा बहुत उसमें आप अपनी आवश्यकता अनुसार संशोधन भी कर सकते हैं। अन्यथा आपको प्रश्न सूची स्वयं बनानी पड़ेगी। यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि समस्त आवश्यक सूचनाएं उस सूची में मांगी जा रही हैं। आइए अब उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं कि इस प्रकार का अध्ययन हम कैसे कर सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक प्रश्न सूची का हमने उदाहरण दिया है, जिसमें कुछ मुख्य प्रकार के प्रश्न जो हम पूछ सकते हैं वो दिए गए हैं। जैसे कि जिस व्यक्ति से हम सूचना एकत्र कर रहे हैं उसका नाम, लिंग, पारिवारिक सदस्यों की आयु, परिवार में सदस्यों की कुल संख्या, परिवार की मासिक आय, निवास का स्थान, वह शहरों में रहते हैं या गांव में, मुख्य जीविका उपार्जक व्यवसाय यानी वो किस प्रकार का काम करते हैं, क्या उनका परिवार दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट का प्रयोग करता है, यदि हाँ तो एक अच्छे टूथपेस्ट में कौन से आवश्यक गुण वो देखते हैं। इस प्रकार की अनेक सूचनाएं आप अपनी प्रश्न सूची में डाल सकते हैं। यदि आप इस उदाहरण को देखें तो आप पाएंगे कि प्रश्न सूची के पहले भाग में तो हम अपने उस व्यक्ति से जिससे हम सूचना ले रहे हैं उसके बारे में कुछ व्यक्तिगत जानकारियां प्राप्त करते हैं, जैसे कि नाम, परिवार आदि की जानकारियां। इसके बाद हम अपने अध्ययन के विषय वस्तु पर आते हैं, जैसे कि हमने आगे के प्रश्न में देखा कि वो टूथपेस्ट उपयोग करते हैं कि नहीं, यदि वो करते हैं तो क्या गुण देखकर करते हैं। इस प्रकार के और भी प्रश्न आप बना सकते हैं, जैसे कि वो कौन से ब्रांड का टूथपेस्ट उपयोग करते हैं, वह टूथपेस्ट का चयन किस प्रकार के जनसंचार माध्यम से देखकर करते हैं, क्या वो टीवी के ऐड देखते हैं या समाचार पत्र देखते हैं, या वो कैसे अपना निर्णय लेते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों के साथ आप अपनी एक प्रश्न सूची या प्रश्नावली तैयार करेंगे। फिर आप जाकर लोगों से आंकड़े संकलित करेंगे। एक बार जब आपके पास आंकड़े आ जाते हैं, इसके बाद आपको आंकड़ों का विश्लेषण, निर्वचन आदि करना होगा। आप उनका प्रस्तुतिकरण भी कर सकते हैं। आइए अब आपको यह भी दिखाते हैं कि हम किस प्रकार से आंकड़ों का विश्लेषण कर सकते हैं। आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करने के बाद अब आपको आंकड़ों को संगठित या वर्गीकृत करना होगा और एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इस रिपोर्ट का उदाहरण देखिए। जैसा कि हमने देखा कि हम अपने इस उदाहरण में मान लीजिए 100 गृहस्थों या परिवारों के साथ हमने सर्वेक्षण किया, तो हमने देखा कि 100 में से मान लीजिए 67 यानी 67% लोग या परिवार शहरों के थे, जबकि 33% परिवार गांव के थे। इससे यह निष्कर्ष निकला कि हमने अपने सर्वेक्षण में अधिकांश लोग शहरों के या नगरीय क्षेत्रों से लिए हैं। इसके पश्चात हम अपने सर्वेक्षण में प्राप्त विभिन्न जानकारियों का सारणी या ग्राफ या चित्र आदि बनाकर या कुछ गणनाएं करके उससे निष्कर्ष निकालेंगे। उदाहरण के लिए आयु का वितरण। यदि हमने अपने सर्वेक्षण में लोगों से उनकी आयु पूछी है तो हमारे पास आयु की एक सूचना का क्रम आ जाएगा। हम उसे एक सारणी के रूप में दिखा सकते हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन पर है। इसमें हमने देखा कि मान लीजिए 10 वर्ष से कम आयु के 74 लोग हैं, 10 से 20 वर्ष के 56 लोग हैं। इसी प्रकार विभिन्न आयु वर्गों के लोगों की संख्या हमने उसमें लिख ली। हम इसे फिर एक ग्राफ यानी दंड आरेख के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। दंड आरेख जैसे चित्र बनाकर हमें अपनी जानकारी बहुत अच्छे से सरल तरीके से सीधा सामने नजर आती है। जैसे कि हम देख सकते हैं, इस दंड आरेख को देखकर हम बता सकते हैं कि सबसे अधिक लोग 30 से 40 आयु वर्ग के थे। और अगर हम पूरे दंड आरेख को देखें तो हम एक यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधिकांश व्यक्ति जो हैं वो 20 से 50 वर्ष के बीच हैं। इसके पश्चात हमने देखा कि 0 से 10,000 के आय वर्ग में 20 परिवार हैं, जबकि 10 से 20,000 के आय वर्ग में 40, इसी तरह आगे 30 और 10 परिवार हैं। अब जैसा कि बच्चों आप पीछे अध्यायों में सीख चुके हैं, हम इस प्रकार के आंकड़ों का माध्य निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमने अपने आय वर्गों के मध्य बिंदु निकाले। इसके बाद हम डी डैश निकालते हैं। डी डैश निकालने के लिए हमने 20,000 को कल्पित माध्य माना। फिर हमने अपने सभी मध्य बिंदुओं को 20,000 में से घटाया और उसे 5,000 के एक समान मूल्य से विभाजित कर दिया। फिर डी डैश के कॉलम को बारंबारता यानी एफ से गुणा किया और एफ डी डैश को ज्ञात किया। इसका इस्तेमाल हम माध्य के लिए करेंगे। मानक विचलन के लिए हम एफ डी डैश
स्क्वायर यानी वर्ग का एक और कॉलम बनाएंगे, यानी जिसमें हम एफ डी डैश के कॉलम के संख्याओं को पुनः डी डैश से गुणा करेंगे तो वह बन जाएगा एफ डी का वर्ग। इसके पश्चात जैसा कि आपने पीछे सीखा है, आप माध्य या फिर मानक विचलन के सूत्र में इन्हें रखकर इनको ज्ञात कर सकते हैं। माध्य का सूत्र यहां पर हम पद विचलन विधि वाला लगाएंगे, जिसमें माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी डैश बटे सिग्मा एफ गुना सी होता है। हमारे प्रश्न में हमने 20,000 को कल्पित माध्य यानी a माना है। एफ डी डैश के कॉलम का योग -40 आया, f के कॉलम का योग 100, जबकि c यानी वो कॉमन वैल्यू हमारी 5,000 थी। इसको हल करके हमें अपना माध्य प्राप्त हुआ 18,000। इसी प्रकार मानक विचलन के सूत्र में रखकर यदि आप इसे हल करें तो आपको 9,000 का मानक विचलन प्राप्त होगा। तो हमारे इस आंकड़े से हमने माध्य व मानक विचलन को ज्ञात किया। अब आगे हम इसी प्रकार कुछ अन्य जानकारियां भी संख्यात्मक रूप से दिखा सकते हैं, जैसे कि हम टूथपेस्ट पर खर्च किए जाने वाले मासिक बजट का भी एक इसी प्रकार का टेबल या सारणी बना सकते हैं, जिसमें हमने टूथपेस्ट के ऊपर किए गए व्यय के वर्ग बनाए, उनकी बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी लिखी, फिर वर्गों के मध्य बिंदु निकाले और फिर जैसे हमने अभी किया उसी प्रकार हम डी डैश, एफ डी डैश और एफ डी डैश वर्ग के कॉलम बनाकर माध्य और मानक विचलन के सूत्र में रखकर यहां भी हम इन जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। हम देखेंगे कि इस उदाहरण में यानी इस आंकड़े का हमारा माध्य 104 जबकि मानक विचलन 35.60 रुपए का आया। यानी हम कह सकते हैं कि औसतन परिवारों का टूथपेस्ट पर मासिक व्यय 104 रुपए, जबकि इस व्यय का परिवारों में जो विचलन है वो 35.60 रुपए का आया। इसी प्रकार हम लोगों की व्यावसायिक स्थिति से प्राप्त जानकारी को एक सारणी व एक चित्र के रूप में दिखा सकते हैं। हमने आपको उदाहरण के रूप में इसे एक वृत्त दंड आरेख के रूप में बनाकर दिखाया है। फिर इसका प्रेक्षण अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि हमारे सर्वेक्षण में परिवारों में अधिकांश जो परिवार या लोग थे वो सेवा वर्ग या व्यापारी वर्ग के थे, अन्य वर्गों में लोग कम थे। इसी प्रकार हमारे पास एक और आंकड़ा है कि लोगों के टूथपेस्ट के चयन का आधार क्या है, वो किस प्रकार डिसाइड करते हैं या निर्णय लेते हैं कि उन्हें कौन सा टूथपेस्ट यूज करना है। इसमें हमने कुछ विकल्प लोगों के सामने रखे, जैसे विज्ञापन, दांतों के डॉक्टर द्वारा दिए गए सलाह, कीमत को देखना, गुणवत्ता, स्वाद, संगठक सामग्री आदि को देखना। इसका प्रेक्षण यह निकल के आता है कि अधिकांश लोगों ने मानक चिन्ह, गुणवत्ता, कीमत व कंपनी ब्रांड के आधार पर चयन किया। इसी प्रकार यदि हम संगठक सामग्री की बात करें तो हम लोगों से पूछ सकते हैं कि वो टूथपेस्ट में किस प्रकार की सामग्री देखकर उसे खरीदते हैं। क्या वो एक सादा टूथपेस्ट खरीदते हैं, क्या वो जेल वाला खरीदते हैं, एंटीसेप्टिक खरीदते हैं, सुगंध देखकर खरीदते हैं, फ्लोराइड आदि देखकर खरीदते हैं। तो इस प्रकार की सूचनाओं को भी हम टेबल में प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारे उदाहरण में हम देख रहे हैं कि अधिकतर लोगों ने जेल व एंटीसेप्टिक टूथपेस्ट को अन्य टूथपेस्टों की अपेक्षा अधिक पसंद किया। तो बच्चों, ये केवल कुछ उदाहरण थे। आप अपने सर्वेक्षण में अपने उद्देश्य के अनुसार ऐसे अनेक आंकड़े एकत्र कर सकते हैं, उन्हें टेबल यानी सारणी, आरेखों और विभिन्न विश्लेषण विधियों जैसे माध्य, मानक विचलन आदि के जरिए प्रेक्षण निकालकर आप बता सकते हैं। इस प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत करने के बाद आप अपने प्रयोजना की एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करेंगे। जैसे यदि हम अपने इस उदाहरण की बात करें तो हम एक टिप्पणी के रूप में यह लिख सकते हैं कि हमारे सर्वेक्षण में अधिकतर लोग शहरी क्षेत्रों के थे। इनमें से अधिकतर लोग 25 या 20 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के थे। उनके परिवार में औसतन 3 से 6 लोग थे। इन परिवारों की मासिक आय 10,000 से 30,000 के आसपास अधिकतर थी और वो मुख्यतः सेवा वर्ग या व्यापारी वर्ग के थे। टूथपेस्ट पर उनका जो व्यय है वो उनके प्रसाधन बजट का एक प्रमुख अंग था। माध्य के परिकलन द्वारा यह पाया गया कि लगभग 100 ग्राम टूथपेस्ट के पैक की औसत कीमत 29 रुपए थी। लोगों ने उस ब्रांड के टूथपेस्ट को ज्यादा प्राथमिकता दी जिसमें एंटीसेप्टिक थे। अधिकांश लोग विज्ञापनों से प्रभावित हुए तथा लोगों के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम टेलीविजन का रहा। तो इस प्रकार की कुछ जानकारियां हमने आपको उदाहरण में दिखाई, कुछ हमने नहीं भी दिखाई, क्योंकि
एक उदाहरण के माध्यम से हम यह प्रस्तुत करना चाहते थे कि जब आप खुद का एक सर्वेक्षण या परियोजना रिपोर्ट बनाएंगे तो आप कैसे आंकड़ों को संकलित करके उनसे प्राप्त जानकारियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटकर उनकी टेबल, सारणी या आरेख या माध्य, मानक विचलन जैसी जानकारियां निकालकर अपनी परियोजना की रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। रिपोर्ट तैयार करके अंत में एक संक्षिप्त टिप्पणी या निष्कर्ष जरूर दें। वह इसके पश्चात एक ग्रंथ सूची भी बनाएं कि यदि आपने कुछ जानकारियां किसी द्वितीयक स्रोत से प्राप्त की थी तो वो स्रोत कौन से थे। इस प्रकार आप न केवल यह परियोजना बना पाएंगे बल्कि परियोजना बनाने के माध्यम से आप यह भी देख पाएंगे कि वास्तविक जीवन में, अर्थशास्त्र में या अर्थव्यवस्था में कैसे सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए। फिर आप यह सोच पाएंगे कि कैसे इस प्रकार के जानकारियां कंपनियों के, उत्पादकों के, व्यवसायियों के काम आते हैं। वो लोगों के बारे में जान पाएंगे कि लोगों में किस प्रकार के उत्पाद की, किस गुणवत्ता की क्या रुचि है। जैसा कि इस उदाहरण में एक्स नाम के उद्यमी को चाहिए था कि उसे एक टूथपेस्ट का व्यवसाय शुरू करना है। यदि हम इस प्रकार का रिपोर्ट उसे देते हैं तो वह जान पाएगा कि लोग किस प्रकार के टूथपेस्ट को पसंद करते हैं, वो किस प्रकार की कीमत दे सकते हैं, उन्हें किस तरह की रुचियां हैं, और इन सूचनाओं के आधार पर वो अपने व्यवसाय को स्थापित कर पाएगा। मैं आशा करता हूं आपको यह परियोजना या उदाहरण व सांख्यिकी का जीवन में उपयोग कैसे करना है उससे जुड़े हुए ये बिंदु समझ आए होंगे। इस अध्याय में व आज के भाग में इतना ही। धन्यवाद।